Good morning, students. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 6 of manufacturing industry, and today my topic is mineral based industries. In my previous video, I discussed with you the agro based industries, the industries that are taking the raw material from agriculture. Now today I discuss with you the mineral based industries. So let us come on the very first industry, that is iron and steel industry. First of all, here is the industries, name of industries that are based on mineral. As you all know, mineral based industries होती कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही हैं, मिनरल्स से ले रही हैं, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. Okay, चलिए now come on the very first industry, that is iron and steel industry. This is one of the important industries of our country, or we can say that this is the industry that is the backbone of the economy, because many industries are here, or we can say the all industries are depend on this iron and steel industry. सभी इंडस्ट्रीज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड करती हैं. कैसे? क्योंकि बच्चे देखो, हर इंडस्ट्री के लिए हमें मशीनरी चाहिए होती है, और वो मशीनरी किस चीज़ से बन रही है, दैट इज़ विद आयरन एंड स्टील, सो दैट दिस इंडस्ट्री इज़ नोन एज द की इंडस्ट्री. ओके, चलिए लेट अस रीड अबाउट आयरन एंड स्टील. दिस इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री because it provides raw material to many other industries such as machine, tools, transport, equipment, construction material, etc. And because of this industry is known as the basic industry. इसीलिए हम इसको एक बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री. हैवी इंडस्ट्री है क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है वो भी हैवी है, ठीक है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हैवी है. दोनों ही चीज़ें हैवी हैं. आयरन और कोल, लाइमस्टोन, दैट इज़ बल्की इन नेचर, और रॉ मटेरियल में हम जो यूज़ कर रहे हैं, फिनिश गुड जो बन रहा है, दैट इज़ आयरन और स्टील, दैट इज़ ऑल्सो द हैवी और बल्की इन नेचर. मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन्स. मैक्सिमम हमारे जो स्टील प्लांट्स हैं वो सारे के सारे छोटा नागपुर रीजन में लोकेटेड हैं. ओके, नाउ विच आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस बाय दिस इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, लाइक हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यस, जो कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील, दैट इज़ हाई, ठीक है. दैट सेकेंड इज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल. कोकिंग कोल जो है वो हमारे पास लिमिटेड इन अमाउंट है. लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम. दैट इज़ इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो है वो हमारे पास रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड नहीं हो पाती है, उपलब्ध नहीं हो पाती है, ठीक है. रॉ मटेरियल्स आर फाउंड ओनली इन अ सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. ओके, now come on the next, that is why is the iron and steel industry located in peninsular India. Here as we learn about that why the cotton industry located in Maharashtra and Gujarat, why sugar industry is in shifted to South India, same the why this industry is located in peninsular India. बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. लोकेशंस में सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? रॉ मटेरियल. तो जहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होगा, इंडस्ट्री हमेशा वहीं लोकेट होती है. और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक हैवी और बल्की इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस गुड्स दोनों ही हैवी और बल्की हैं. इसलिए दिस इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड इन दैट प्लेसेस वेयर दे कैन ईजिली गॉट द raw material, good and more raw material. Large quantities of quality iron and steel is available in peninsular India. Next is power resources. Yes, coal, oil, water power are available in peninsular India. Third is skilled labor. Cheap and skilled labor is available in the nearby states like Bihar, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, ठीक है. And nearest to the market,
इंडिजीनियस मार्केट अवेलेबल है पेनिनसुलर इंडिया में। मैक्सिमम हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं दैट आर लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड फ्रॉम हियर वी कैन ईजिली एक्सपोर्ट द ईजिली मार्केट जो है वो विद इन द कंट्री ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और सेकेंडली है जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी हमारे पास पोर्ट जो हैं वो ईजिली अवेलेबल है इन दिस रीजन, बिकॉज दिस इज़ नियर द सी। ये सारा का सारा रीजन सराउंडेड बाय सी है, तो यहाँ से पोर्ट फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है। एक्सपोर्ट जो है हम आयरन एंड स्टील का बड़ी ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ here some major iron producing areas. Just see here major iron producing areas में बोकारो, बरनपुर, दुर्गपुर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड भिलाई, ये मेजर हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। विशाखापट्टनम, नाउ इन द साउथ इंडिया विजयनगर, भद्रावन, सेलम, ये मेजर हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट्स। फेमस वन इज़ दुर्गपुर, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, ये सारे फेमस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। बच्चे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग से लेकर सीमेंट इंडस्ट्री तक आपके पास जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी विल नॉट डिस्कस दीज, हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। आर नेक्स्ट इंडस्ट्री इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हमारी जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो कौन सी है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इज़ ऑल्सो अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वाई? बिकॉज द आयरन दैट गेट द रॉ मटीरियल फ्रॉम दिस मिनरल्स, मिनरल से हमें स्टील मिल रहा है, मिनरल से हमें आयरन मिल रहा है, प्लेट्स हम उनकी यूज़ कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ दिस इंडस्ट्री नाउ अ डेज इम्प्रूविंग एट अ वेरी लार्ज स्केल। आज की बात करें तो आज के इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो एक लार्ज और फास्टली इम्प्रूव कर रही है। If we see the last 30 to 40 years बिफोर का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो देयर आर वेरी फ्यू ऑटोमोबाइल्स विद इन द कंट्री, और आप सड़कों पर बहुत कम टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आपको मिलते थे। बट नाउ अ डेज पिछले 15, 20, 30 सालों में हमारी जो रोड्स हैं दे आर फुल ऑफ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स। Lot of companies car are here, bikes are here, scooters are there, as well as you can see many type of trucks are there, three wheelers are here also। तो यहाँ पर जो variety of vehicles आपको मिल रही है that is just because of the flourishing automobile industry। Now automobile provides vehicle for the quick transport of goods, services and passengers, like here we are trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three wheelers and multi utility vehicles। ठीक है, they are all are manufactured in India at various centers। The major automobile industry is located around Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो ये है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले अगर हम कहें तो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ जो है एक लार्ज स्केल पर हो रही है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। हमने पिछले कुछ टाइम पीरियड में इस इंडस्ट्री में एक ग्रेट जो बूस्टअप है वो हमें मिला है। ठीक है, आज के टाइम में इन आवर कंट्री 15 पैसेंजर कार्स बनाती हैं इंडस्ट्रीज़, और 14 जो ऐसी हैं जो 2 और 3 व्हीलर्स को बना रही हैं। तो दिस इज़ अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। नाउ अ डेज आवर कंट्री इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स IT सेक्टर, इम्प्रूविंग IT सेक्टर। हमारा जो IT सेक्टर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव्ड हो रहा है। आज हम वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरियाज़ में काउंट होते हैं।
वाई? बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अच्छे गैजेट्स बना रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। Okay, now let us read about electronic industry. Electronic industry cover a wide range of products, जिसमें हमारे ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स required by the telecommunication industry. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. इम्पॉर्टेंट सेंटर्स में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर हमारे पास अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मेन सेंटर्स हैं। ये बेंगलुरु को तो हब माना जाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया की, ठीक है। 2010-11 की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंडिया में 46 लोकेशंस एट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे भारत में 46 places पर we set up the technological parks. Okay, a major impact of this industry has been on employment generation. Yes, this industry provide a large scale employment to the country. Nowadays 30% of people employed in this sector are women. Maximum employment दे रहा है ये women को with grace. Okay, so this industry प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ डेज हमारे जीडीपी में, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और ग्रोथ में, कंट्री की डेवलपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। ये हमें एक बहुत अच्छा प्लेस जो है दे रहा है। हेयर वी हैव द सेक्टर्स आईटी पार्क्स थ्रू आउट द कंट्री। अगर आईटी पार्क्स को आप लर्न करना चाहते हो तो मैक्सिमम आर इन द कैपिटल सिटीज़। मैक्सिमम आईटी पार्क्स हमारे कैपिटल्स में हैं, जैसे मुंबई कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, हैदराबाद कैपिटल, देन चेन्नई कैपिटल, भुवनेश्वर कैपिटल, कोलकाता कैपिटल, जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान, मोहाली, इट इज़ नॉट नोएडा, श्रीनगर इज़ ऑल्सो ए कैपिटल। तो सॉफ्टवेयर पार्क्स ऑलमोस्ट कैपिटल सिटीज़ में हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑल दिस इज़ अबाउट द सॉफ्टवेयर पार्क्स, ये सारे के सारे हमारे सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं। यू कैन सी इट वेरी इजली। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, इंदौर, गांधीनगर, जयपुर, नोएडा, मोहाली, श्रीनगर, ठीक है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, दिस इज़ ऑल्सो आर टेक्नोलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो ये तो है हमारा सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क्स का मैप। नाउ कम ऑन द last topic of the chapter, that is industrial pollution and environmental degradation. Nowadays lot of pollution within the environment, हमारे environment में बहुत ज़्यादा pollution है and maximum of this pollution is because of industries. Industries are giving us lot pollution in 4 type of pollution: air pollution, water pollution, land pollution, ठीक है। हमें सभी तरह के पॉल्यूशंस हमारी इंडस्ट्रीज दे रही हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशंस वन बाय वन। फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन। एयर, एज यू नो, व्हेन द एयर इज पॉल्यूटेड देन इट इज़ नोन एज एयर पॉल्यूशन। एंड हाउ द एयर इज पॉल्यूटेड? व्हेन इट इज हैविंग द हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और ये कैसे आ रहा है? बाय द चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट produce heat and also responsible for the global warming. Then CFC is various industrial products, depleted ozone layer। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या कर रही है? हमारी बहुत सारी ओजोन लेयर को डिप्लेट कम करने में हमारी हेल्प कर रही है। हेल्प कर रही है, व्हाट डू यू थिंक? अरे हमारे लिए हार्मफुल है। यूज़ ऑफ CFC इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिप्लेटेड ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर को धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्या? CFC नहीं, ओजोन लेयर। वाई? बिकॉज ओजोन लेयर हमारी हेल्प कर रही है अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर होने से बचाने में, और CFC हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज को, ओजोन लेयर को डिप्लेट करती जा रही है, कम करती जा रही है, और वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो दैट इज हार्मफुल फॉर अस, दे आर नाउ अप टू अस, हम पर पहुंच रही हैं वो।
ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन हमारी हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको इम्पेक्ट कर रहा है. सो आर ड्यूटी टू रिमूव द और टू मिनिमाइज द एयर पॉल्यूशन. ओके. सेकेंड वन इज़ वाटर पॉल्यूशन. अब वाटर कैसे पॉल्यूट हो रहा है? व्हेन वी आर डायरेक्टली थ्रू द केमिकल वेस्ट इनटू द वाटर. इंडस्ट्रियल वेस्ट हम डायरेक्टली पानी में जब डाल देते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दैट पॉल्यूट द वाटर बॉडीज़. वो हमारी वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर रहे हैं. वाटर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉज द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट, डाइज, डिटर्जेंट, एसिड्स, हैवी मेटल्स. ये सब हमारे वाटर पॉल्यूशन के कारण है. ठीक है. इंडस्ट्रीज़ जो पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, वो बहुत सारा टॉक्सिक जो वेस्ट है वो सीधा पानी में फेंक देते हैं एंड दैट किल्स आवर एक्वेटिक लाइफ. ठीक है. थर्ड इज़ थर्मल पॉल्यूशन. यस, जब पानी को हम डायरेक्ट फैक्ट्रीज से वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं तो उसकी वजह से पोन्ड्स गर्म और ठंडे होने की वजह से बहुत सारा एक थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. ठीक है. चलिए, नॉइज़ पॉल्यूशन. येस, विद द हेल्प ऑफ हॉर्न्स, ये सब वॉइसेस नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं. और जब इंटेंसिव साउंड जनरेट होती है बिकॉज ऑफ मशीन, सायरन, फैंस एक्सेट्रा, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहा है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लाइक हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट अटैक्स, इरिटेशन among the nearby people. Okay. Now the last topic is how we can control our environment. हम अपने environment को किस तरह से degraded होने से बचा सकते हैं? Simple, by controlling the pollutions. सभी pollutions को control करके अपने resources को maximum judicially use करके और minimize करके wastage को, तब हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं. तो हेयर वी हैव ऑल द मेथड्स दैट हाउ वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द वाटर. हमें मिनरल्स को, हमने अपने रिसोर्सेज को रीयूज़ और रिसाइकिल करना सीखना चाहिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी सीखनी चाहिए. हॉट वाटर को सही ढंग से ट्रीट करके देन वी मस्ट हैव टू रिलीज दैम इनटू द रिवर्स एंड पोन्ड्स. इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स को ट्रीट करना सीखो. एयर पॉल्यूशन कम से कम. प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिकल मीन्स का. ठीक है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो हम इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेडेड होने से बचा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड. व्हाट इज़ दिस? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़, क्या है ये? पहले तो ये देखेंगे कि है क्या. क्या है NTPC? दैट NTPC इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया. मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है भारत की, जो कि हमें पावर सप्लाई कर रही है. EMS, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको सर्टिफिकेट कर रहा है ISO. ठीक है. अब ये है क्या? हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट. ये नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज, वाटर, ऑयल और गैस को. ठीक है. ऑप्टिमम, अब इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स. हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपने इक्विपमेंट्स को कम से कम यूज़ करें. ठीक है. मिनिमाइज द वेस्ट. हम वेस्ट को मिनिमाइज करें और ऐश को यूटिलाइज करने की कोशिश करें. ग्रीन बेल्ट्स बनाने की कोशिश की जाए. इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट किया जाए ताकि हमें इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकें. रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस. हमें पॉल्यूशंस को रिड्यूस करना है. ठीक है. इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है. ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट वगैरह, इन सब को देखना है. इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं. हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन्वायरमेंट को बचा के रख सकते हैं. ओके. विद दिस टॉपिक योर चैप्टर इज ओवर. थैंक यू and have a nice day.